हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी बुक में। चैप्टर नंबर 11 का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों बहुत अच्छे समझना, 6th क्लास में आप लोगों ने ये चीज समझी हुई है कि पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है। तो छोटा सा हम लोग पुराना रिवीजन भी कर लेते हैं और आगे पढ़ते हैं कि हमें 7th क्लास में करना क्या है। तो चलो स्टार्ट करो। देखिएगा, पहले तो मैं आपको वर्ड समझाऊंगा। अभी आप स्लाइड की तरफ मत देखो, मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। पहले तो मैं आपको वर्ड समझाऊंगा, वर्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर वर्ड का मतलब होता क्या है? पेरीमीटर वर्ड का मतलब होता है कि पेरी एंड मीटर दो वर्ड्स मिलके बने बच्चों, पेरी एंड मीटर। देखिएगा, जब मैं वर्ड पेरीमीटर बोलता हूं तो पेरीमीटर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन से बनाई हुई बाउंड्री, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग अ बाउंड्री। एक ये क्लोज्ड फिगर है, इसकी कुछ बाउंड्री है और तुम देखना ये जो बाउंड्री है ये स्ट्रेट लाइंस है। पेरी मतलब स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। लेंथ की बात हो रही, स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड जो फिगर बनता है, जैसे कि ये मैं देख लूं ट्रायंगल, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, मैं बोल दूं पैरेललोग्राम। तो इस तरीके के जो फिगर्स होते हैं जिनमें लाइंस का यूज होता है, ठीक है, वहां पे वर्ड यूज होता है पेरी। तो पेरीमीटर का मतलब क्या? पेरीमीटर का मतलब कि सम ऑफ द बाउंड्री का सम। यही हमने 6th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बॉडी कर्व हो गई सर, मतलब अगर ये सर्कुलर बन गई, भाई बाउंड्री तो है ना, क्लोज्ड फिगर तो है ना, बट बाउंड्री क्या हुई, स्ट्रेट लाइन ना होते हुए कर्व हो गई है। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहां से ये कर्व हो गई और ऐसा बन गया। तो इस केस में ये जो वर्ड पेरी है, इस केस में जहां पे बॉडी कर्व हो रही है वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं सरकम। तो सरकमफेरेंस, फेंसिंग है तो यहां पे वर्ड आता है सरकमफेरेंस। तो यहां पे भी ये जो सरकमफेरेंस है ये भी दो वर्ड से जुड़ के बना है। सरकम का मतलब होता है कर्व्ड, ठीक है, फेंसिंग कर्व्ड बाउंड्री। तो कर्व्ड बाउंड्री के थ्रू जो एक क्लोज्ड फिगर बनता है वहां पे वर्ड यूज होता है सरकमफ्रेंस, और जहां पे स्ट्रेट लाइंस का यूज होता है वहां पे बनता है क्या, वहां पे वर्ड यूज होता है पेरीमीटर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ध्यान देनी है, एरिया वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है कि जब एक बाउंड्री के थ्रू, एक बाउंड्री के से जो स्पेस कवर्ड अप रहती है, ये स्पेस कवर्ड अप है, ठीक है, तो इसकी कुछ बाउंड्री है। तो द स्पेस कवर्ड थ्रू अ बाउंड्री इज नोन एज द इनर एरिया। ये जो अंदर शेडेड पोर्शन है इसको हम कहेंगे अंदर का एरिया, इसलिए इनर एरिया। और ये जो पूरा बाहर है, ये जो पूरा बाहर है इसको कहेंगे आउटर एरिया। तो दो वर्ड आपको मैं यहां पे सिखा रहा हूं, एक मैं वर्ड सिखा रहा हूं इनर एरिया, दूसरा मैं वर्ड आपको बता रहा हूं आउटर एरिया। तो इनर एरिया क्या होता है, आउटर एरिया क्या होता है? तो दो वर्ड हैं इस चैप्टर के अंदर, एक वर्ड पेरीमीटर, दूसरा वर्ड एरिया, ठीक है। एरिया वो जिसकी कुछ बाउंड्री से कोई स्पेस कवर्ड है, क्लोज बाउंड्री से कोई स्पेस कवर्ड है, वो एरिया। और पेरीमीटर क्या, जिसकी बाउंड्री का लेंथ आपको बताना है। अब बात को समझना, हम आते हैं फिर से 6th क्लास के बेसिक कंसेप्ट पे। 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन, वर्ड रेगुलर आपने तब सुना था वहां पे। रेगुलर का मतलब क्या था? रेगुलर वर्ड का मतलब था कि जब कोई पॉलीगन का मतलब ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जहां पे लाइंस का यूज हुआ है और फिगर क्लोज्ड बन रहा है, ठीक है। तो पॉली मतलब मैनी नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, उससे कोई क्लोज्ड फिगर बनता है और उसकी हर साइड अगर इक्वल है तो हम वर्ड रेगुलर यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं स्क्वायर, भाई स्क्वायर में ये रेगुलर पॉलीगन है। क्यों है रेगुलर? क्योंकि इसकी हर साइड एक दूसरे से इक्वल है, इसलिए वर्ड स्क्वायर है। हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं ये
रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर वर्ड रेगुलर कब यूज करते हैं? तब यूज करते हैं जब सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन या कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें बाउंड्री होती है क्लोज्ड फिगर से, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑलवेज विल बी मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ वन साइड। ऐसे ही पढ़ा है ना हमने। पेरीमीटर कैसे निकालना है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, और बाउंड्री का मतलब क्या? नंबर ऑफ कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, और एक साइड को इक्वल है तो जो इक्वल है इनटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ वन साइड। ये हमने वर्ड समझा था पेरीमीटर 6th क्लास में। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, फिर हमने वहां पे ये पढ़ा था कि स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर हमने निकालना कैसे सीखा था? अगर ये स्क्वायर है, मतलब अगर ये लेंथ a है तो चारों लेंथ a होंगी, क्योंकि 4 साइड है इसलिए 4 मल्टीप्लाइड विथ a होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ साइड। 4 को क्यों मल्टीप्लाई किया उसका रीजन समझ आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ साइड्स का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है लेंथ ऑफ वन साइड से। टोटल नंबर ऑफ साइड है 4 मल्टीप्लाइड विथ साइड। साइड मुझे नहीं पता, तो यहां पे साइड जब पता होगा तब डाल देना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको समझ आ रहा है। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमेशा याद रखना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब जब हम वर्ड रेक्टेंगल बोलते हैं तो रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें नीचे यहां पे ये जो लेंथ दी है ये L, ये लेंथ कहलाती है, और ये जो साइड होती है हमेशा ब्रेथ कहलाती है। तो ये होता है स्मॉल l और ये होता है स्मॉल b। तो यहां पे ये आएगा स्मॉल b, लेंथ एंड ब्रेथ होता है। ठीक है, अब क्योंकि रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात हो रही है, इसमें 2 लेंथ हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स 2 हैं। 2 क्यों सर? 4 है ना? नहीं, L कितने हैं? L मतलब ये 2 नंबर ऑफ साइड्स है और 2 नंबर ऑफ ब्रेड्थ्स है, तो इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया और लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया। ऐसे समझ लो या ऐसे समझो कि लेंथ प्लस ब्रेथ सम ऑफ, पेरीमीटर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स में आप देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ, अगेन ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां पे देखो b 2 बार आया तो यहां पे आ जाएगा 2b, और l 2 बार आया तो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ l। इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा ब्रेथ प्लस लेंथ। तो इस तरीके से आपका बनता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये चीज समझ आ रही है। दूसरी चीज समझना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या। तो जब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर 6th क्लास में पढ़ रहे थे तब आपको ये चीज सिखाई गई थी कि भाई साइड इंटू साइड करना है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में साइड इंटू साइड करना है, क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है। इसकी एक साइड होती है लेंथ, दूसरी साइड होती है ब्रेथ। साइड इंटू साइड का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इस कारण एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पे लेंथ इंटू ब्रेथ हमने सीखा हुआ है। नहीं सीखा तो अभी याद कर लो, अच्छे से समझ लो इस वीडियो के अंदर कि भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब कुछ भी साइड दियो, अगर ये स्क्वायर दिया, स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर का मतलब चारों साइड आपस में इक्वल, और साइड इंटू साइड अगर ये a दिया है तो ये भी तो a होगा, ये भी तो a होगा, ये भी तो a होगा। तो कोई भी 2 साइड का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एरिया देगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला सेम है, साइड इंटू साइड। बस रेक्टेंगल के केस में एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, तो साइड इंटू साइड की जगह पे हम लिखेंगे लेंथ L मल्टीप्लाइड विथ b, ब्रेथ। क्लियर है? तो एरिया तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें पेरीमीटर समझ आ गया। अभी हमने से 2 फिगर्स के बारे में बात की है, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल हमें समझ आ गया। अब 7th क्लास में हम इसके आगे के भी फिगर्स देखेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या? सबसे पहले तो मैं आता हूं वर्ड ट्रायंगल पे। जैसे ही वर्ड ट्रायंगल मेरे दिमाग में आता है, मतलब आपके दिमाग में आता है, तो आपके दिमाग में
ट्राई मतलब तीन एंगल का कॉम्बिनेशन जो एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है, तीन एंगल्स, इसलिए ट्रायंगल्स बोलते हैं। समझना, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, जब तीन एंगल आपस में मैच करते हैं, एक एंगल ऐसा आता है, एक एंगल ऐसा आता है, एक एंगल ऊपर की तरफ से आता है, जब ये तीन एंगल मैच करके एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको समझना, नहीं सॉरी, इसको समझना कि ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से एक रेक्टेंगल बनता है। ये चीज मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, जो आपको 7th में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जब मैं ट्रायंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स देखता हूं, ठीक है, ट्रायंगल को, ये मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल यहां ऊपर के साइड से मैच होके आपस में ज्वाइन हो रहा है, तो यहां पे तुम्हें एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। अब अच्छे से समझने की कोशिश करना भाई, ये जब दो ट्रायंगल आपस में मीट हो गए, दो राइट ट्रायंगल आपस में मीट हो गए, तो यहां पे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन होगा। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है, दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है, जब ये आपस में ऐड होगा, सम होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज सेम एज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इन दोनों का एरिया जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं, इन दोनों का मिला के एरिया पूरे रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। ये बोला है पहले स्टेटमेंट में। अब मैं आता हूं इससे एक कंक्लूजन पे, क्या कि एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल होता कितना है। एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, या समझ लो इसको अच्छे से, वो ये है कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि भाई एक रेक्टेंगल का अगर मैं हाफ कर दूं तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये है हाफ ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया होता कितना है, रेक्टेंगल का एरिया अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में समझा कि भैया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ में करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इतना आसान है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना। क्लियर है बच्चों, यहां तक आप इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में है हमारे सामने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है पैरेललोग्राम, इसको समझने की कोशिश करना। देखो दो वर्ड तुम्हें बहुत सुनने वाले मिलने वाले हैं आगे वाली क्लासेस में। एक वर्ड तुम सुनोगे रोम्बस, और एक वर्ड तुम लोग सुनोगे, और ये वर्ड है पैरेललोग्राम जो सामने दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब ये रोम्बस क्या होता है और ये वर्ड पैरेललोग्राम क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझो। पैरेललोग्राम का मतलब जब आप एक रेक्टेंगल को ऊपर से लात मार देते हैं, रेक्टेंगल, बात को समझना, जब एक रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जब आप रेक्टेंगल को उसके पीक पे ऐसे इमेजिन करो कि आपने एक फ्लाइंग किक मारी इस रेक्टेंगल के ऊपर, जैसे ही आप इस किक को मारोगे ये ऊपर से टिल्ट हो जाएगा, नीचे बेस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब रेक्टेंगल ऊपर से हल्का सा झुक जाता है तो वो बनता है पैरेललोग्राम। और ये रोम्बस क्या है, ये रोम्बस है जब हम एक स्क्वायर को ऊपर से हल्का सा टिल्ट कर देते हैं। जब ऊपर से स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। जब स्क्वायर के पीक पे आप किक करेंगे तो ये हल्का सा ऊपर टेढ़ा हो जाएगा, और स्क्वायर से बनता है रोम्बस, रेक्टेंगल से बनता है पैरेललोग्राम। तो हमें 7th क्लास में ये सीखना है कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, और यही आप लोगों को सामने स्लाइड पे दिख रहा है। तो पैरेललोग्राम क्या, ये चीज समझ आ गई। पैरेललोग्राम वो फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो पैरेललोग्राम में जब मैं एक यहां से इमेजिन करना कि एक ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने पैरेललोग्राम बनाया, वही आपको दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे ही दिखाया है। जब मैं यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल
कट कर दूं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन जब यहां से नीचे ड्रॉप करूं और इतने से पार्ट को काट के मैं इतने से पार्ट को यहां लाके चिपका दूं। देखो मैंने यहां से काटा तो यहां पे स्ट्रेट लाइन मिल गई, मुझे ये स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये स्ट्रेट लाइन यहां मिल गई, इतना सा पार्ट निकालूं और जब यहां पे पेस्ट कर दूं तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो चीज पहले पैरेललोग्राम थी वो पैरेललोग्राम अब बन गया रेक्टेंगल, बन गया। यहां पे ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने अभी पढ़ा, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड होता है। और साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि यहां पे है लेंथ, यहां पे है ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ, यही होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? यही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। बट एक प्रॉब्लम है, जब हम रेक्टेंगल की लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, इस चीज को समझने की कोशिश करना, जब हम रेक्टेंगल की लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे तब हमारा जो ब्रेथ था वो एक स्ट्रेट लाइन थी, ये हमारा ब्रेथ था जिसको हम हाइट कहेंगे रेक्टेंगल के अंदर। ये एकदम स्ट्रेट लाइन थी, नीचे से परपेंडिकुलर थी, 90 डिग्री थी जब हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। यही थी ना, एक प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको क्या है, ठीक है। तो हल्का सा चेंजेस होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर, वो हल्का सा चेंजेस क्या वो समझा रहा हूं। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक रेक्टेंगल है और मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी एंड डी। इस रेक्टेंगल में जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे थे तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे थे। ब्रेथ इस केस में थी वो हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। वो ब्रेथ तो वो नीचे वाला बेस, ठीक है। तो ये चीज थी नीचे, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये रहा वो पैरेललोग्राम, ध्यान से देखना, ये रहा वो पैरेललोग्राम। और मैंने अभी पीछे एक इक्वेशन दी है, वो ये कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये वाला पार्ट काट के जब मैं यहां चिपकाऊंगा तो उसी से रेक्टेंगल बन रहा है। तो देखना क्या होगा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ये चीज समझना। अब इस केस में पैरेललोग्राम की हाइट और बेस क्या हो जाएगा, ब्रेथ एंड हाइट क्या हो जाएगी। देखो पैरेललोग्राम का जो बेस है, पैरेललोग्राम का जो बेस है वो रेक्टेंगल का ये वाला ब्रेथ था नीचे वाला, तो बेस अब क्या होगा पैरेललोग्राम के केस में, तो बेस ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब हाइट और बेस की बात हो रही है पैरेललोग्राम के अंदर। अब क्या बनेगा, यहां से एक इक्वेशन फॉर्म अप हो रही है, क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दैट मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब L इंटू बी, ये हमने पढ़ा है। बट द लेंथ L एंड द ब्रेथ B or the rectangle are exactly the base B and the height H respectively of the parallelogram। ये बोलना चाह रहा है कि जब मैं रेक्टेंगल के केस में देखूंगा, रेक्टेंगल के केस में ये बेस था, ठीक है, ये B था और ये वाली चीज जो थी ये हाइट थी। जब यही चीज आपने टिल्ट कर दी तो ये चीज अब ऐसी हो गई, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा बेस तो वही का वही है, लेकिन हाइट जो है क्योंकि परपेंडिकुलर थी तो ये वाला चीज जब मैं नीचे ड्रॉप करूंगा तो वो हाइट सिर्फ हल्की सी चेंज हुई है, वो तुम्हें यहां पे बताया है। दस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, और ये b इंटू एच है क्या, ये b इंटू एच एक्चुअल में परपेंडिकुलर है। तो ज्यादातर बच्चे यहां गलती करते हैं, वो लोग फॉर्मूला पैरेललोग्राम का लिख कर आते हैं बेस इंटू हाइट, बट वो इस चीज को हाइट मान लेते हैं। ये चीज जो टेढ़ी हो गई है ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को हम कभी भी, टेढ़ी हाइट को हम कभी भी परपेंडिकुलर नहीं बोलते। तो रेक्टेंगल का हाइट जो था वही पैरेललोग्राम का हाइट रहेगा। मतलब हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारे सामने कोई पैरेललोग्राम आए
तो उस पैरेललोग्राम में अगर तुम्हें बेस दिया है तो हाइट हमेशा 90 डिग्री नीचे ड्रॉप होके बनेगी, या तो यहां से कर देना या यहां से ड्रॉप कर देना। तो ये होगा बेस, ये होगा पूरा बेस, और ये होगी पूरी हाइट। तो बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये होता है इसका मतलब। क्लियर है बच्चों? ये चीज मुझे आपको समझानी थी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम आते हैं सर्कल के ऊपर, और अगर आप लोग हमारी मिनी जानकारी की सीरीज देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनी जानकारी को आप वॉच करते रहिए, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वहां जानकारी देते हैं। और ये जो कंसेप्ट आपके सामने लिखा है, ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी मिनी जानकारी में दिया हुआ है। इसकी हिस्ट्री से लेके कंप्लीट सारी चीजें मैंने बताई है कि ये फॉर्मूला, ये पाई है क्या। तो अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बट मिनी जानकारी वाली सीरीज देखना, 5 मिनट में पूरी हिस्ट्री और सब कुछ मैंने समझाया है वहां पे बच्चों। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि हमें अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें एक वर्ड समझना है, और वो वर्ड है सरकमफ्रेंस। चैप्टर चालू हो रहा था जब, तब मैंने वर्ड पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस समझाया था। तो जब चीज कर्व होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सरकम, मतलब कर्व्ड, फ्रेंस मतलब फेंसिंग, कर्व्ड फेंसिंग, कर्व्ड क्लोज्ड बॉडी। ठीक है, तो द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन, जो एक सर्कुलर रीजन है, इसके अराउंड जो ये बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। दिस रेशियो इज कांस्टेंट एंड इज डिनोटेड बाय पाई। इस बाउंड्री के लिए हम एक वैल्यू बनाते हैं। वो वैल्यू कैसे बनती है, मिनी जानकारी की सीरीज में मैंने समझाया कैसे बनती है। ठीक है, कहां से आई, आप यहां पे समझना कि एक पाई हम लेते हैं। ये पाई एक सिंबल है जो कि बेसिकली यूज होगा एज अ 3.14, जो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, या फ्रैक्शन में हम इसको लिखते हैं 22/7। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये एक फिक्स वैल्यू है। अगर कोई भी सर्कल मुझे प्रॉपर तरीके से गोल चाहिए, उसकी सरकमफ्रेंस प्रॉपर एकदम गोल सर्कल होना चाहिए, तो हम करते हैं उसका सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय इट्स डायामीटर। C इज द सरकमफ्रेंस एंड D इज डायामीटर। तो जब मैं सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर करूंगा, इस चीज को समझना, सरकमफ्रेंस ऑफ एनी कर्व्ड बॉडी व्हेन डिवाइडेड विथ इट्स डायामीटर, circumference divided with its diameter will always give you a constant value, और वो है 22/7, चाहे सर्कल कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो। या पॉइंट में जब आप 22/7 को सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में ये वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन चलती रहती है। ठीक है, और कई ट्रिलियंस तक इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये मैंने मिनी जानकारी में बताया है किसने बनाया, ठीक है, कहां से बना। आप बस याद कर लो 22/7 जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले दो डेसिमल प्लेसेस आएंगी, वो 1 और 4 आती हैं, तो 3.14। ठीक है, और 3.14 हमारी वैल्यू होती है पाई की। ये पाई एक सिंबल है, और ये सिंबल हमेशा डिनोट करता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर को, वेयर C रिप्रेजेंट्स द सरकमफ्रेंस एंड D इज इट्स डायामीटर। इस चीज का यूज करके मैं इसका सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री कैलकुलेट कर सकता हूं। इस D को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई के पास ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड विथ डायामीटर। तो सरकमफ्रेंस होता क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू टाइम्स मल्टीप्लाइड विथ इट्स डायामीटर। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे डायामीटर ऑफ सर्कल पता है, बात को समझना, अगर मुझे सरकमफ्रेंस निकालना है, देखो सरकमफ्रेंस के अब 2 फॉर्मूले हैं तुम्हारे सामने, या तो आप पाई D कर दो, और D मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायामीटर होता क्या है, डायामीटर का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, तो D इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। मैं इसको और लिख सकता हूं 2πr। 2πr कहां से आया, D इज इक्वल्स टू ये जो D की वैल्यू है ये 2r है, तो ये D जब मैं 2r के साथ पाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आएगा, वो आएगा 2πr। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं।
क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने इस चैप्टर में और क्या कवर अप किया आप लोगों के लिए, मैंने ये सिखाया है कि एक सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये भी मैंने मिनी जानकारी में एक सीरीज निकाली है। आपको अगर 5 मिनट में समझना है तो आप मिनी जानकारी को देखिए, ठीक है। और डिटेल में मैं यहां पे वैसे भी अभी समझा रहा हूं, इस चीज को भी समझना। अगर मैं एक सर्कल लूं और उस सर्कल को मैं बीच में से काट दूं, ठीक है, उस बीच वाले पार्ट्स के भी और नंबर ऑफ पार्ट्स कर दूं, मैं 8 नंबर ऑफ पार्ट्स कर दूं, मान लो इसको मैं और काट देता हूं और मैं काट रहा हूं इसको 8 नंबर ऑफ पीस में, और इसमें से जब एक टुकड़ा मैं बाहर निकालूंगा, भाई मैंने ये वाला साइड पूरा ब्लू किया था ना, शेड किया था, तो उसमें से जब एक टुकड़ा बाहर निकाला, ये निकल आया। इस टुकड़े को जब मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा, ऑल्टरनेट तरीके से, ऑल्टरनेट तरीका मतलब एक पोर्शन शेडेड पोर्शन, फिर एक पोर्शन ब्लैंक पोर्शन, ये ब्लैंक, ये शेडेड, फिर ये ब्लैंक, ये शेडेड, फिर ये ब्लैंक, फिर ये शेडेड, इन्वर्ट करके अगर ये टुकड़ों को मैं जमाता जाऊं तो मैं देखूंगा मेरे पास एक पैरेललोग्राम टाइप का शेप आ रहा है। यहां से एक लाइन टेढ़ी, यहां से एक लाइन टेढ़ी, यहां पे हल्के हल्के कर्व दिख रहे हैं, हल्के हल्के कर्व दिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं मैं इन कर्व्स को भी खत्म करूं, मैं इस सर्कल को और नंबर ऑफ टुकड़ों में काट सकता हूं। क्या काट सकते हो आप? जितने में चाहो उतनों में इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आप इसकी कटिंग कर दो। तो यही यहां पे पूरी मैंने कहानी लिखी। ये बोल रहा है ड्रॉ सर्कल एंड शेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन फिगर, नाउ फोल्ड द सर्कल इनटू 8s एंड कट अलोंग द फोल्ड्स इन फिगर। आप इसको 8 टुकड़ों में काट लो, एकदम इक्वल साइज के होने चाहिए, 8 के 8 टुकड़े, ठीक है, जिनको हम सेक्टर बोलते हैं। इसको हम वर्ड यूज करते हैं सेक्टर, ठीक है। अरेंज द सेपरेट पीसेज एज शोन इन फिगर विच इज रफली अ पैरेललोग्राम। ये रफ एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है, इसकी बाउंड्री पे ध्यान देना। और अभी मैं एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊंगा जहां पे मैं कर्व्स भी खत्म करने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में, उसको भी देखना। द मोर सेक्टर्स, जितने ज्यादा सेक्टर्स में काटूंगा, सेक्टर क्या अभी मैंने बताया सेक्टर किसको बोलेंगे, जितने ज्यादा इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स में काटूंगा, द नियरर वी रीच एन एप्रोप्रिएट पैरेललोग्राम, उतना अच्छा पैरेललोग्राम यहां दिखेगा। देखना है, चलो उसको भी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे देखना क्या, देखो एक सर्कल है, उस सर्कल के मैंने 64 सेक्टर्स काटे, 64 इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स काटे, और उन सब सेक्टर्स के एक एक पार्ट को निकाल के, यहां से देखो ये एक पार्ट को जब मैं निकाल के, छोटे से पार्ट को जब निकाल के मैं इनवर्सली ऑल्टरनेट तरीके से जमाना चालू करूंगा, तो आप यहां पे देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन तो हमें पहले भी मिल रही थी, नीचे भी हल्के हल्के कर्व खत्म हो जाएंगे, और यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन नुमा, और अगर इक्वल पार्ट्स में काटूंगा ना तो एकदम स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, मुझे एरिया ऑफ सर्कल को समझना है, वो समझा रहा हूं कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है। तो बेसिकली ये क्या था, ये नीचे वाली लाइन जो मैं दिखा रहा हूं, ये 64 टुकड़ों में मैंने काटा था। वो 64 टुकड़ों को जब मैं इनवर्सली जमाना चालू करूंगा, मतलब एक सेक्टर ऐसा और इसके साथ दूसरा सेक्टर जब मैं ऐसा जमाऊंगा, ठीक है, ये 2 सेक्टर है, एक ये, तो ये 2 मतलब एक साइड पे एक सेक्टर दिख रहा है, यहां पे एक साइड पे तुम्हें 32 सेक्टर्स दिखेंगे। सर 32 कैसे? भाई मैंने 64 टुकड़े किए थे, कितने टुकड़े किए थे? 64। 32 का फेस इधर से ऊपर की तरफ होगा और ऊपर से नीचे की तरफ 32 फेस होंगे, तो यहां से 32 ऊपर की तरफ होंगे और यहां से 32 नीचे की तरफ होंगे। तो टोटल 64 को मैंने अरेंज किया, ठीक है। आप और नंबर ऑफ पीसेस काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 ऊपर से, 32 नीचे से, तो क्या मैं बोल सकता हूं पूरा सरकमफ्रेंस यहां से यहां तक, ये 32 नंबर ऑफ पीसेस इधर से उधर शो हो रहे होंगे, मतलब एक बाउंड्री का हाफ, ये बाउंड्री का हाफ, ये पूरी बाउंड्री है ना, आउटर बाउंड्री, इस सर्कल का हाफ जो फेसेस होंगे वो इधर से ऊपर की तरफ फेस कर रहे होंगे, जिसको मैं कह रहा हूं हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ये वाली लेंथ है, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ये वाली लेंथ है, तो हाफ एंड हाफ फुल सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, फुल बाउंड्री इस तरीके से आपको दिख रही है। और ये क्या है?
ये रेडियस है, क्योंकि आप इस टुकड़े को कहां से काट के निकाल रहे हो, बीच में से काट के निकाल रहे हो ना, तो पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस है। तो आर, इसका मतलब द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज व्हाट, रेडियस। क्लियर है। अब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या होगा, ये होगा हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। देखिएगा, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ये हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड विथ इट्स रेडियस, ये एरिया निकलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यही एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने प्रूफ किया, कैसे प्रूफ किया वो चीज समझना। लेंथ क्या थी, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ब्रेथ क्या था, रेडियस। तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस हमने निकालना पीछे सीखा था, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस मतलब 1/2 ऑफ 2πr कर दो, मल्टीप्लाइड विथ रेडियस। तो यहां पे एक फॉर्मूला बन के आया, वो आया 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 2πr, पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एक रेडियस के साथ। यहां से 2 से 2 कटा, पाई आर मल्टीप्लाइड विथ आर, तो पाई आर मल्टीप्लाइड विथ आर विल गिव यू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, पाई एक सिंबल है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर, आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये फॉर्मूला बन के आता है एरिया ऑफ सर्कल का, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से एरिया ऑफ सर्कल डिराइव होता है। क्लियर। आगे ध्यान देना, लास्ट चीज जो इस चैप्टर में आपको समझने वाली, अभी तक हमने क्या क्या कवर अप किया, हमने इस चैप्टर में पेरीमीटर एंड एरिया में हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल के साथ काम करने वाले हैं। तो हमने 4 फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस निकालना सीखा है। तो हमने पेरीमीटर एंड एरिया 4 फिगर का सीखा है। वो 4 फिगर्स क्या थे, पहला फिगर था आपका स्क्वायर, स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, एक था रेक्टेंगल, फिर था ट्रायंगल। इससे ये ट्रायंगल का एरिया हमने पता करना सीखा, कैसे निकलता है, ये रेक्टेंगल का हाफ होता है, ये हमने ट्रायंगल का सीखा। उसके बाद हमने सर्कल के बारे में सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना सीखा। तो 7th क्लास में आप 2 चीजें सीख रहे हो, एक तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 3 चीजें इस चैप्टर में अभी तक कवर अप की। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आने वाली है कि कुछ यूनिट्स अलग होंगे, किसी चीजों का यूनिट्स अलग होगा। मतलब कुछ यूनिट तुम्हें मीटर में दिए रहेंगे, तुम्हें कन्वर्ट करके उसको सेंटीमीटर में बदलना होगा, या कुछ यूनिट तुम्हें मिलीमीटर में दिए होंगे, तुम्हें उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो ये जो कन्वर्जन है इस चैप्टर में बेसिक मुद्दा ये भी है। हमें यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी सीखना है। जो बच्चे ये कहता है सर मुझे कन्वर्जन करना नहीं आता, वो प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना। मान लो मुझे पता है, मतलब मान लो मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। मेरे सामने एक वैल्यू आई है कि भैया 5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं। तो ये कन्वर्जन होता कैसे है, अब समझना। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है 10 mm, ठीक है। अब ये 10 mm कैसे, बात को समझो। देखो, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ये आपसे बोल रहा है एक स्क्वायर बनाइए 1 सेंटीमीटर का। अब स्क्वायर वो होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर मैं 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाता हूं, वो ग्राफ में एक जो बॉक्स दिखता है ना तुम्हें, पूरा ग्राफ पेपर में एक जो बॉक्स होता है, डाटा एनालिटिक्स में अपन ने पढ़ा है, वो एक बॉक्स यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां। ये बोल रहा है आप एक स्क्वायर ऐसा बनाइए जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर की है। स्क्वायर बोला है तो चारों साइड 1 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल बी डिवाइडेड इनटू 100 स्क्वायर। अब इस 1 सेंटीमीटर के बॉक्स को आप 100 इक्वल टुकड़ों में काट दो, 100। ये कैसे काटोगे, बहुत बारीक कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज तुम ग्राफ पेपर पे देख सकते हो। ग्राफ पेपर पे जो एक बॉक्स होता है ना, उसमें आगे अंदर बहुत छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, बहुत छोटे छोटे। वो ऐसे में 10 होते हैं, ऐसे में 10 होते हैं, और एक जो वो छोटा सा डिवीजन होता है ना, वो 1 mm का होता है।
तो ऐसे में 1 mm मतलब यहां से यहां तक 10 ऐसे टुकड़े लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है। ये चीज तुम्हें बताइए, स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल बी डिवाइडेड इनटू 100 स्क्वायर, ईच ऑफ वन ईच बॉक्स का ईच साइड जो होगी वो 1 mm की होगी नीचे, ऐसे यहां पे होगा 1 mm, तो यहां पे 10 mm और 10 mm, 10 mm इंटू 10 mm जब आप करेंगे तो वो 100 आएगा। यहां पे देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ 100 स्क्वायर्स। 100 स्क्वायर्स, छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं यहां पे, ऐसे 100 बॉक्स होते हैं इस 1 सेंटीमीटर के अंदर। आप काउंट नहीं कर सकते, आप ऐसे काउंट कर सकते हो, इसको काउंट करना है यहां से जब काउंट करोगे तो 10 निकलेंगे, ऐसे काउंट करोगे 10, अभी नहीं है, ग्राफ पेपर पे काउंट करके देखना। तो 10 और 10 मतलब 10 इंटू 10, 100 स्क्वायर होंगे इसके अंदर। वो कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 100 स्क्वायर्स, और हर स्क्वायर की ईच साइड 1 mm की है, 1 mm के बराबर होती है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये तो एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया ऑफ 100 स्क्वायर्स मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कितने mm स्क्वायर के बराबर होगा, ये कैसे फाइंड करोगे? आप करोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर्स मल्टीप्लाइड विथ ई स्क्वायर ऑफ 1 mm स्क्वायर एरिया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर अगर 10 mm का है तो ये मुझे साइड दिए, साइड को चेंज करना है मुझे एरिया में, तो लेंथ को मैंने चेंज किया एरिया में। ये कन्वर्जन मैं आपको सिखा रहा हूं। लेंथ तुम्हें पता थी 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 इंटू 10 मतलब 100 mm स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर जो होगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर m 2 बार है ना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 1 मीटर तुम्हें डिनोट करेगा 100 सेंटीमीटर, दूसरा 1 मीटर डिनोट करेगा 100 सेंटीमीटर को। तो 100 इंटू 100 होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगी। ये कन्वर्जन करना आना चाहिए। जब किसी चीज की लेंथ दी है, हम उसको चेंज कर रहे हैं किस में, हम उसको चेंज कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हैं एरिया के अंदर। तो लेंथ का कन्वर्जन एरिया में कैसे होता है, ये चीज मैंने सिखाई है। एक अपन एग्जांपल और लेते हैं। यहां से मैंने तुम्हें सिखाया सेंटीमीटर से mm में करना, सेंटीमीटर स्क्वायर से mm स्क्वायर में चेंज करना, और मैंने तुम्हें सिखाया मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा किलोमीटर का। एक और ले लेते हैं, ये वाला देखना, कन्वर्ट 1 किलोमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया, वो तुमसे कह रहा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट करिए मीटर स्क्वायर में, तो आप कैसे चेंज करेंगे, इस चीज को ध्यान देना। अ स्क्वायर ऑफ साइड 100 मीटर हैज द एरिया ऑफ 1 हेक्टर। ये समझना, 1 हेक्टर इक्वल होता है 100 मीटर के। तो 1 हेक्टर में 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर अगर मैं एरिया देखूं तो ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। मतलब 1 हेक्टर अगर मैं एरिया वाइज बात करूं, एरिया वाइज, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 मतलब 10,000 मीटर। ये भी मीटर दोनों मल्टीप्लाई हुए मीटर स्क्वायर हो गए, तो ये हो जाएगा तुम्हारी वैल्यू 10,000। ठीक है, 100 इंटू 100 होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। व्हेन वी कन्वर्ट अ यूनिट ऑफ एरिया, जब हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट ऑफ एरिया टू अ स्मॉलर यूनिट, द रिजल्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी बिगर। ये समझना, सेंटीमीटर स्क्वायर से मैंने mm स्क्वायर में चेंज किया, तो जितने बड़े से छोटे की तरफ मूव करूंगा नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते हुए जाएंगे, और जितने बड़े से छोटे की तरफ आऊंगा, जितने छोटे से बड़े की तरफ आऊंगा तो छोटे से बड़े आते समय नंबर ऑफ जीरोस कम हो जाएंगे। वो इस स्टेप में मैंने बताया है। ठीक है, तो देखना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स होता है 1000 इंटू 100 mm स्क्वायर के। तो 1000 इंटू 100 होगा कितना, 1 लाख mm स्क्वायर।
ये चीज बच्चों मैंने क्लियर की है तुम लोगों को कन्वर्जन कैसे करना है। तो यहां पे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर था हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11। और इसके बाद की जो वीडियोस है वो आप वॉच करिए मेरी इस वेबसाइट पे, हमारी इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट क्या है, magnetbrains.com। तो इस पे आपको सारी वीडियोस लाइन से लगी हुई मिलेंगी। अभी मैंने आपको थ्योरी बताई इस वीडियो में, इसके आगे ही क्वेश्चंस भी लगे हुए हैं। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज है, फिर आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चंस लिए, एग्जाम्पलर्स लगे हुए हैं। तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी magnetbrains.com की वेबसाइट पे इजिली, क्लास वाइज। क्लास पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सारे मनपसंद टीचर आपके सामने, जो सा टॉपिक आपको पढ़ना है, जो सा पसंद है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, दिख रहा सर की वीडियोस पे वॉच नाउ कर दो। आपको मुझसे पढ़ना है, आप वॉच नाउ करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही जो इंटरफेस ओपन होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का, क्लास 7th की मैथ्स, ठीक है, आपने हिस्ट्री किया, हिस्ट्री खुलेगा, ठीक है। उसमें जो आपकी बुक में सारे चैप्टर दिए एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे चैप्टर्स इजीली अवेलेबल हैं। तो वो चैप्टर्स के अंदर फिर नंबर ऑफ वीडियोस हैं। जैसे ही आप चैप्टर को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो वीडियो रन होना चालू हो जाएगी। आपको दूसरी वीडियो देखनी है, आगे का टॉपिक देखना है, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर कुछ आगे का पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो कर दीजिए। ऐसे नेक्स्ट करते करते आप लोग आगे की वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो ये तरीका था magnetbrains.com पे वॉच करने का पूरे वीडियोस को। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप घर बैठे इजी वे में अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सारे चैप्टर, सारी क्लासेस के आपके सामने अवेलेबल है। तो बच्चों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, हमारी वीडियोस को वॉच करते रहिए, हमें अच्छा लगता है। अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।